जय हिंद दोस्तों, मैं किशन चंद आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में ग्रीस के नेशनल डिफेंस के जनरल स्टाफ भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत फोर्ज का दौरा किया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ग्रीक के जनरल को TASL ALS 50 लॉइटरिंग म्यूनिशन, IVTOL 20 UAV, ATAGS और टाटा मल्टीपर्पज व्हीकल और कल्याणी का एमुनेशन एलिमेंट्स दिखाए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ग्रीस लॉइटरिंग म्यूनिशंस, इसके अलावा UAV और आर्मर्ड व्हीकल्स और एमुनेशन को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये प्रणालियां ग्रीस के आधुनिकीकरण प्रयासों के ही अनुरूप हैं, जो कि उनकी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा सकती है। और दोस्तों, अगर ये डील आगे बढ़ती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रीस और भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर ने हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, मजगांव डॉक लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड सहित प्रमुख जो भारतीय जहाज निर्माता हैं उनसे एक मुलाकात की है। और इस मुलाकात में जो विषय था वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के जहाज निर्माण उद्योगों की ताकत का फायदा उठाकर सहयोगात्मक अवसर तलाशने पर था। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया संभावित रूप से अपनी संबंधित जहाज निर्माण क्षमताओं को मजबूत कर सकते हैं, यानी कि एक साथ मिलकर वो काम कर सकते हैं, जो कि वैश्विक यानी कि ग्लोबल मार्केट में और ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि चर्चा के दौरान जिन क्षेत्रों पर सहयोग करने को लेकर बातचीत हुई है उसके बारे में एक बड़ी जानकारी भविष्य में सामने आएगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आपको मैंने सुबह डिफेंस शॉर्ट में बताया था कि भारत अब पाकिस्तान और चाइना से लगती सीमाओं पर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की बड़ी योजना बना रहा है, जिन्हें कि स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की 2 योजनाओं पर काम शुरू हो रहा है, जिसके तहत सेना को स्वदेशी माध्यम से 500 से अधिक लॉन्चर्स और लगभग 3,000 मिसाइलें विकसित करने और खरीदने की योजना है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय सेना उस टेंडर पर भी विचार कर रही है जो कि रद्द कर दिया गया था, जिसमें कि पुरानी इग्ला 1M मिसाइलों का रिप्लेसमेंट करने के लिए रूसी इग्ला S का चयन किया गया था। दोस्तों, वर्तमान में 4,800 करोड़ रुपए की एक परियोजना भी चल रही है, जिसके तहत हैदराबाद में एक सार्वजनिक क्षेत्र की जो यूनिट है और निजी क्षेत्र की पुणे स्थित एक कंपनी है, वो लेजर बीम बेस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने का काम कर रही है, जिसका इस्तेमाल दुश्मनों के ड्रोन, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को खत्म करने के लिए किया जाएगा। वहीं दूसरी खबर भी दोस्तों DRDO के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि DRDO अब अपने इस सिस्टम के विकासात्मक परीक्षण का एक और तैयारी कर रहा है और इस परीक्षण में दोस्तों कम दूरी के अंदर जो लक्ष्य हैं उन्हें भेदने का परीक्षण किया जाएगा, जो कि यूजर ट्रायल के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसी साल फरवरी 2024 में DRDO ने 2 टेस्ट फ्लाइट की थी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल की, जो कि हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट्स के खिलाफ की गई थी, जिसमें कि इसकी अपर ऑपरेशनल लिमिट 6 किलोमीटर की थी। और इन परीक्षणों ने दूर के खतरों से निपटने के लिए सिस्टम की क्षमताओं को भी मान्य किया। और जो आने वाला परीक्षण है वो खास तौर से लॉन्च प्लेटफॉर्म से 1 किलोमीटर से कम दूरी को लक्षित करने के लिए किया जाएगा, जो कि ये सुनिश्चित करेगा कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को प्रभावी ढंग से बेअसर कर सकता है। और युद्ध के मैदान में तैनाती के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्षमता होती है। मैन पोर्टेबल सिस्टम के रूप में डिजाइन किए गए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय ग्राउंड फोर्सेस के लिए काफी महत्वपूर्ण सिस्टम माना जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL ने कहा है कि हल्के विमान तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के सीरियल प्रोडक्शन के लिए बिस्मिलामाइड इंजन बे डोर के निर्माण के लिए नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किया है। साथ ही अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि BMI यानी कि बिस्मिलामाइड इंजन बे डोर के लिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एग्रीमेंट हुआ है, उसी के साथ HAL अब सीधे LCA मार्क 1A फाइटर जेट के सीरीज प्रोडक्शन के लिए हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस कंपोजिट पार्ट्स का उत्पादन कर सकती है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन की प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। HAL के अधिकारी ने कहा कि BMI का एक बेहतर थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो कि एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इसके कई एप्लीकेशन होते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना अब नेक्स्ट जनरेशन के रिमोटली कंट्रोल ट्रैक्ड व्हीकल्स का निर्माण करना चाहती है, जो कि युद्ध के मैदान में पेलोड को ले जा सके। हालांकि भारत की कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां पहले ही भारतीय सेना को इस समाधान के लिए ऑफर दे चुकी है, जिसमें कि उन्होंने 100 से 300 किलोग्राम के पेलोड रेंज के साथ इनका ऑफर किया है, जो कि सर्विलांस
और हल्के हथियारों को ले जाने के लिए। लेकिन भारतीय सेना को दोस्तों ज्यादा लिफ्टर चाहिए जिनका पेलोड कम से कम 4 टन तक का होना चाहिए, जो कि एमुनेशन और सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, और साथ ही युद्ध के मैदान में हैवी वेपन को डिप्लॉय करने में सक्षम होने चाहिए। यही नहीं, इसके अलावा ये कॉम्बैट इंजीनियरिंग टास्क भी पूरे करने में सक्षम होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का रक्षा मंत्रालय अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहता है, जिसके तहत हजारों की संख्या में लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्माण किया जा सके, जिसका इस्तेमाल आप सब जानते हैं कि भारत अपनी डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स के लिए करेगा। और साथ ही दोस्तों, जिस तरीके के उभरते हुए खतरे हमारी दोनों सीमाओं पर बने हुए हैं, उसके लिए रॉकेट फोर्स काफी जरूरी हो जाती है। कहा जा रहा है कि ये जो कोलैबोरेशन है उसमें कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी होगी और रक्षा मंत्रालय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी से पूरी असेंबली प्रोसेस को भी चाहता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि नाइजीरिया ने भारत के तेजस फाइटर जेट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, मिलिट्री अफ्रीका ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि आखिर भारत के तेजस फाइटर जेट को नाइजीरिया ने क्यों दरकिनार किया है। इसके पीछे उन्होंने कारण बताए। पहले तो ये बताया कि तेजस फाइटर जेट युद्ध के मैदान में अभी प्रूफ नहीं हुआ है। इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि बोत्सवाना और इजिप्ट ने भी तेजस फाइटर जेट के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि HAL ने बकायदा इजिप्ट को तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का जो सेटअप है उसका भी ऑफर दिया था, लेकिन इजिप्ट ने कोरियन FA-50 को खरीदा। वहीं बोत्सवाना भी अब सैप के ग्रिपन को लेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नाइजीरिया अब पाकिस्तान से और JF-17 फाइटर जेट्स खरीद सकता है। साथ ही वो चाइना के J-10 को भी खरीद सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा सस्ता और उनकी एग्जिस्टिंग फ्लीट के लिए कंपेटेबल भी है। साथ ही ये भी कहा गया है कि $40 मिलियन का जो तेजस फाइटर जेट है वो नाइजीरिया के ऑपरेशन रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। HAL के प्रमुख ने बताया है कि पहले 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट जिन्हें की नई फैसिलिटी जो नासिक में है वहां पर तैयार किया गया है, उनका रोल आउट मार्च 2025 में होगा। और ये जो नई फैसिलिटी है वो अब पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगी और HAL 2025 से हर साल 24 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की आपूर्ति करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख की सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर तैनात सशस्त्र बलों के जवानों के साथ उन्होंने मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने सियाचिन बेस कैंप में युद्ध स्मारक पर बहादुरों को पुष्पांजलि भी दी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में दोस्तों कुछ खबरें लीक हुई हैं रशिया की तरफ से, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान का जो शाहिद 136 कैमिकेजी ड्रोन है उनका उत्पादन रशिया स्थानीय रूप से कर रहा है और इन्हें और बेहतर बनाने के लिए रूस काम कर रहा है। और इन ड्रोन का इस्तेमाल रशिया ने यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। और ये जो लीक डॉक्यूमेंट्स है उसमें रिपोर्ट किया गया है कि सेंट्रल रशिया के जो एल्बो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहां पर शाहिद 136 के लिए एक डेडिकेटेड प्रोडक्शन सुविधा स्थापित की जा रही है। इससे इन ड्रोन्स के लिए केवल ईरानी आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि रशिया को भी एक मजबूत बढ़त मिलेगी। कहा यह भी जा रहा है कि रशिया के द्वारा शाहिद 136 के वॉरहेड को संशोधित किया जा सकता है, जिसमें कि रशिया काफ़ी बड़ी हुई पेलोड क्षमता और कुछ इसके अलग वेरिएंट तैयार कर सकता है। मौजूदा शाहिद 136 आमतौर पर 50 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड ले जाता है, लेकिन रशिया इसे 90 किलोग्राम तक पहुंचा सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में 2023 में वैश्विक सैन्य खर्चे में जो एक दशक में वृद्धि देखी गई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। कहा यह जा रहा है कि बीते साल ये खर्च $2.4 ट्रिलियन की नई ऊंचाई तक पहुंच चुका है और ये सब दुनिया भर के कई हिस्सों में युद्ध और बढ़ते हुए जियोपॉलिटिक्स जो तनाव है उसको लेकर हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस का सैन्य बजट भी 24% बढ़कर $109 अरब तक पहुंचा है। यूक्रेन का डिफेंस बजट भी 51% तक बढ़ा है। हालांकि एशिया में चाइना ने अपने डिफेंस बजट पर ज्यादा खर्चा किया है। वहीं जापान और ताइवान ने भी अपने सैन्य बजट में 11% की बढ़ोतरी की है। हालांकि अमेरिका अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है। अमेरिका के बाद चाइना अपने हथियार और सेना पर ज्यादा खर्च कर रही है। लेकिन दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत चौथे नंबर पर बना हुआ है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना रक्षा के क्षेत्र यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में लगातार नई नई इनोवेशंस कर रहा है। ऐसे में अब चाइना के जो वैज्ञानिक हैं नेक्स्ट जनरेशन की परमाणु यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए लेजर प्रपल्सन टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं। यानी कि इस टेक्नोलॉजी के बाद चाइना की जो पनडुब्बियां हैं
वो समुद्र में बिल्कुल शांत हो जाएंगी। चाइना के जो रिसर्चर्स हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि नई टेक्नोलॉजी सबमरीन के ऑप्टिकल फाइबर की कोटिंग के माध्यम से उत्सर्जित 2 मेगावाट लेजर पावर का इस्तेमाल करके लगभग 70,000 न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर सकते, यानी कि ये किसी कमर्शियल जेट इंजन की पावर के बराबर होगा। और ये पनडुब्बी सतह पर जो बबल्स हैं उन्हें बनाएगी। लेजर पल्स न केवल फोर्स को उत्पन्न करते हैं बल्कि समुद्री जल को वेपराइज्ड भी करते हैं, जिससे कि पनडुब्बी की पूरी सतह पर बुलबुले बन जाते हैं। और इसे दोस्तों सुपर कैविटेशन कहा जाता है, जो कि पानी के प्रतिरोध को काफी कम कर देती है। और इस टेक्नोलॉजी से पनडुब्बी की जगह का पता नहीं चल पाएगा और ये ध्वनि की गति से भी तेज यात्रा कर सकती है, यानी कि लेजर बीम पनडुब्बी की ताकत को बढ़ाएगी। और दोस्तों इस सेम प्रोसेस को जो पानी के नीचे हथियार हैं उन पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि प्रोजेक्टाइल पानी के नीचे मिसाइल या फिर टॉर्पीडो की पानी के नीचे की सीमा में काफी वृद्धि हो जाती है। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।